आज हमारा टॉपिक पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है। हम प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस में प्री टर्म प्रेगनेंसी पहले पढ़ चुके हैं। तो हमने बात की थी कि प्री टर्म प्रेगनेंसी वो कंडीशन है जब टर्म से पहले, नॉर्मल टर्म से पहले, जैसे 37-38 वीक्स से पहले अगर लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो जाए स्पॉन्टेनियसली तो उसको हम प्री टर्म लेबर कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पोस्ट टर्म लेबर की, जिसको पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी की, जिसको हम पोस्ट लेबर भी कहते हैं, जिसको हम पोस्ट मैच्योरिटी प्रेगनेंसी या पोस्ट मैच्योरिटी लेबर भी कहते हैं। सो नाउ व्हाट इज़ दिस पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी? पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी वो कंडीशन है जब लेबर जिस वक्त तक स्टार्ट हो जाना चाहिए तब ना हो, या एक्सपेक्टेड डेट जो होता है डिलीवरी का उसके बाद भी अगर लेबर स्टार्ट नहीं होता है तो उस टाइप के कंडीशन को हम कहते हैं पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। ओके, क्लिनिकली अ प्रेगनेंसी कंटिन्यूइंग बियॉन्ड 2 weeks ऑफ द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज़ कॉल्ड पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी और पोस्ट मैच्योरिटी प्रेगनेंसी। ओके, सो पहले तो हमने ये कहा कि प्रेगनेंसी का जो टर्म है, ठीक है, टर्म के बाद भी अगर लेबर स्टार्ट नहीं होता है तो उसे हम पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं। लेकिन क्लिनिकली हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है कि कितने टाइम पीरियड को हम एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं। तो 2 weeks आफ्टर द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इज़ कॉल्ड एज पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। आई होप यू ऑलरेडी नो व्हाट इज़ LMP एंड EDD। LMP जो होता है दैट इज़ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, एंड EDD जो होता है दैट इज़ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ओके, सो जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होता है दैट इज़ LMP प्लस 9 months 7 days, ठीक। सो उस हिसाब से हम EDD को कैलकुलेट करते हैं। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से जो डेट आती है उसको हम टर्म मान लेते हैं। उसके बाद भी अगर 2 हफ्तों तक लेबर नहीं स्टार्ट हो रहा है तो हम उसको क्या कह रहे हैं, पोस्ट मैच्योरिटी या पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ इटियोलॉजिकल फैक्टर। इटियोलॉजिकल फैक्टर में द फर्स्ट थिंग कैन बी रॉन्ग डेट्स। ओके, इट इज़ ऑल डिपेंडिंग अपॉन दी प्रेग्नेंट मदर। वो ही बता पाएंगे कि उनका LMP क्या था। अगर मान लीजिए कि उन्होंने LMP की डेट गलत बताई है, उन्हें याद नहीं है, उनसे अगर उस डेट के याद करने में कोई गलती हो गई है तो जो गलत डेट उन्होंने अपने ऑब्स्टेट्रिशियन को बताया होगा उस हिसाब से उन्होंने EDD कैलकुलेट किया होगा। तो ऐसा हो सकता है कि उन्होंने LMP काफ़ी पहले की डेट बता दी है तो EDD का डेट भी पहले का आ गया, ठीक। लेकिन एक्चुअल में जो LMP था वो इस बताए हुए LMP से बाद का हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली जो EDD है वो बाद का होना चाहिए था, जो बाय मिस्टेकिंगली पहले का कैलकुलेट कर लिया गया। और इस वजह से ज़्यादातर ऐसा समझ लिया जाता है कि पोस्ट मैच्योरिटी या पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी है, जबकि रियलिटी में वो पोस्ट टर्म या पोस्ट मैच्योरिटी प्रेगनेंसी नहीं है, वो करेक्ट टर्म प्रेगनेंसी या करेक्ट टर्म लेबर ही होता है। लेकिन बस डेट्स के भूल जाने की वजह से या डेट्स के गलत बता देने की वजह से जो EDD गलत कैलकुलेट हुआ है उस वजह से ऐसा लगने लगता है कि हमने उस प्रेग्नेंट मदर की EDD से 2 हफ्ते और क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अभी तक लेबर स्टार्ट नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट इज़ बायोलॉजिकल वेरिएबिलिटी। किसी भी तरीके का प्रेग्नेंट मदर में बायोलॉजिकली कुछ भी जो चेंजेस आते हैं, वेरिएबिलिटी आती है, एंड स्पेसिफिकली दैट इज़ रिलेटेड टू हेरिडिटरी। कुछ भी जेनेटिकल फैक्टर्स या समथिंग दैट इज़ हैपनिंग फ्रॉम द फैमिली, उसका एक असर हो सकता है जिस वजह से ऐसा हो कि उनकी मदर को या सिस्टर को या फैमिली में ग्रैंड मदर्स को अगर ऐसा कंडीशन हुआ है कि देयर बेबी इज़ टेकिंग सो लॉन्ग टू हैव बीन डिलीवर्ड, तो हो सकता है कि आगे आने वाली पीढ़ी में किसी भी फीमेल को ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो इट कैन बी फ्रॉम द फैमिली हिस्ट्री और फ्रॉम द जेनेटिकल फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मैटरनल फैक्टर्स के बारे में। यहाँ पे हम मैटरनल और फीटल फैक्टर्स के बारे में भी बात करेंगे कि मदर की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी एक्सटेंड हो रही है। फीटल्स के भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिस वजह से प्रेगनेंसी एक्सटेंड कर रहे हों। सो मदर के प्रॉब्लम्स में आता है लाइक it can be because of the primary gravida mother, first time the lady is getting pregnant and first time she is expecting a baby. So जो first time, ऐसा नहीं है कि हर किसी प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स में या प्राइमरी पैरा मदर्स में
प्रॉब्लम आती ही है या हर किसी प्राइमरी पैरा में पोस्ट मेच्योरिटी ही होता है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इन सम फीमेल्स जस्ट बिकॉज दिस होल प्रोसीजर इज़ हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बॉडी, द होल हार्मोनल चेंजेस एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द बॉडी, ऐसा हो सकता है कि प्राइमरी ग्रेविडा मदर्स में प्री टर्म या पोस्ट टर्म लेबर हो सकते हैं। ओके, साथ ही साथ मल्टीपैरा मदर्स में भी ये देखा गया है जो बहुत एल्डरली हैं। ओके, अगर बहुत ज़्यादा एज हो गई है, द मदर हैज़ क्रॉस द एज ऑफ 40, 45 और बियॉन्ड एंड शी हैज़ डिलीवर्ड ऑलरेडी डिलीवर्ड मोर देन 2 किड्स, और अब वो 3rd किड या 4th किड एक्सपेक्ट कर रही हैं और वो भी बहुत ज़्यादा एज में, तो ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ द बॉडी, बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन जो उनकी बॉडी में स्टार्ट हो चुकी है, माइट बी बिकॉज ऑफ द एजिंग प्रोसेस दैट माइट हैव गॉट स्टार्टेड। उन सब चीज़ों की वजह से ऐसा हो सकता है कि उनकी जो प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज़्यादा टाइम ले रही है फॉर द लेबर प्रोसेस टू बी स्टार्टेड। ओके, इसके अलावा इट कैन बी बिकॉज ऑफ द प्रीवियस प्रोलॉन्ग्ड पोस्ट प्रेगनेंसी। प्रोलॉन्ग्ड प्रेगनेंसी मतलब यही, प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी या पोस्ट मैच्योरिटी प्रेगनेंसी को ही कहा जाता है। ऐसा भी देखा गया है कि अगर कोई लेडी हैं जिनका फर्स्ट मतलब इससे पहले जो वो अभी प्रेग्नेंट हैं उससे पहले अगर वो डिलीवर कर चुकी हैं बेबीज़ को, तो उस टाइम पे अगर उनका पोस्ट मैच्योरिटी रहा हो तो चांसेस हैं कि आगे की प्रेगनेंसी में भी हो सकता है कि वो पोस्ट मैच्योरिटी ही रहे। ओके, देन इट कैन बी बिकॉज ऑफ द फीटल फैक्टर्स। फीटल फैक्टर्स में हमने ये टर्म इससे पहले भी डील किया हुआ है, एनेंसेफली। एनेंसेफली में हमने पढ़ा था कि दिस इज़ अ कंडीशन वेयर द बेबीज स्कल, ब्रेन और स्कैल्प हैज़ नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली बिकॉज ऑफ एनी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। ओके, सो एनेंसेफली की वजह से जो मेनिंजियल मेम्ब्रेन में से या जो भी न्यूरोलॉजिकल सेल्स हैं उनमें से निकलने वाले जो केमिकल्स हैं या उनसे उन मेम्ब्रेन में से जो लिक्विड निकल रहा है माइट भी वो प्लासेंटा के साथ मिक्स होने की वजह से देयर कुड बी सम अबनॉर्मैलिटीज़, जिस वजह से द प्रेगनेंसी इज़ टेकिंग अ लॉन्गर ड्यूरेशन। ओके, साथ ही साथ आता है प्लासेंटल फैक्टर्स। प्लासेंटा में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्लासेंटा में इट कुड बी रिलेटेड टू लो estrogen, it could be related to any hormonal or structural factor of the placenta, जिस वजह से pregnancy is taking longer. Pregnancy is taking longer in the sense कि लेबर जब स्टार्ट हो जाना चाहिए तब लेबर स्टार्ट नहीं हो पा रहे हैं। हमने ऑलरेडी लेबर के जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी पार्ट थे नॉर्मल लेबर में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब लेबर स्टार्ट होना होता है देयर आर सम फैक्टर्स, देयर आर फीटल एक्सेस प्रेशर होता है, सम हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सम रिलेशंस बिटवीन दी स्टिमुलस फैक्टर्स जो प्लासेंटा और प्लासेंटा यूट्रस और ब्रेन के बीच में होता है कि प्लासेंटा कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से ब्रेन ट्रिगर हो जाते हैं और फिर ब्रेन रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से प्लासेंटा और ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं और दिस इज़ कॉल्ड एज अ पॉजिटिव फीडबैक। ओके, सो ये पॉजिटिव फीडबैक वगैरह होने के लिए द प्लासेंटा हैज़ टू रिलीज द ईस्ट्रोजन या प्लासेंटा हैज़ टू हैव सम एक्टिविटीज़। लेकिन अगर प्लासेंटा ईस्ट्रोजन रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, देयर इज़ लो ईस्ट्रोजन लेवल इन द प्लासेंटा, तो ऑटोमेटिकली देयर आर लेस चांसेस फॉर द ब्रेन टू गेट ट्रिगर्ड, देयर इज़ नो पॉजिटिव फीडबैक एंड दैट कुड लीड टू पोस्ट मेच्योरिटी और पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। ओके, सो this is some of the very common factors that we see that can lead to post maturity or post term pregnancy. Okay, next one is clinical findings. Clinical findings as if मतलब हम अगर symptoms की बात करें तो this is not a disorder, this is a condition where the mother has taken so much more time than the normal time period for the labor to start. ठीक है, तो ये कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चरल या हार्मोनल डिसेबिलिटी नहीं है, किसी भी तरीके का डिसबैलेंस नहीं है। दिस इज़ अ कंडीशन कि इस टाइम पे आ जाना चाहिए था, लेबर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ है ड्यू टू सम रीजंस। तो यहाँ पे हम कुछ क्लिनिकल फाइंडिंग्स देखते हैं जिसके बेसिस पर हम ये रूल आउट कर सकते हैं कि हो सकता है कि द मदर इज़ अंडरगोइंग अ पोस्ट मैच्योरिटी प्रेगनेंसी। ओके, वहाँ पे सबसे पहले वेट को मेजर किया जाता है। जब वेट देखा जाता है तो देखते हैं कि द वेट ऑफ द प्रेग्नेंट मदर इज़ ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वेट कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ द डिक्रीजिंग एमनियोटिक फ्लूइड
क्योंकि एक टाइम के बाद जब प्रेगनेंसी प्रोलॉन्ग्ड होती है, ज़्यादा खिंचती है, तो ऑटोमेटिकली जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका काउंट कम होने लगता है, द बेबी इज़ इंजेस्टिंग मोर, ओके, सो द वेट इज़ डिक्रीजिंग ग्रेजुअली, गर्थ जो है एब्डोमेन का वो भी कम हो रहा है, द वॉल्यूम ऑफ द एब्डोमेन इज़ गेटिंग लेस, gradually diminishing, that is also because of the amniotic fluid. यूट्रस को अगर फील करते हैं तो यूट्रस में ऐसा लगता है, क्योंकि amniotic fluid कम हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि यूट्रस बहुत ज़्यादा, यूट्रस जब भी आप पैल्पेट कर रहे हैं, मतलब एब्डोमेन से जब आप पैल्पेट कर रहे हैं, यूट्रस इज़ फुल ऑफ फीटस, ठीक है, यूट्रस ऑफ फुल ऑफ फीटस बिकॉज ऑफ द लेस अमाउंट ऑफ amniotic fluid. इससे पहले जब हमने ओलिगोहाइड्रोमनियोस किया था तब भी हमने कहा था कि इन दैट कंडीशंस ऑल्सो the uterus of the pregnant mother feels like full of fetus. Okay, so ये सेम चीज़ हम यहाँ पे भी देखते हैं. Apart from that, there is incidences of false pain और true pain. false labor और true labor के बीच में हमने differences already normal labor के classes में पढ़ा है. तो आप जानते हैं कि जो false pains होते हैं, they are just warning signs for some reasons. और कभी कभी होता है कि there is no complication, just एक contraction की वजह से false pain हो रहा है, but false pain की वजह से लेबर स्टार्ट नहीं होते हैं. ओके, सो अगर रिपीटेडली फॉल्स पेन्स आ रहे हैं और वो अपने आप ही ग्रेजुअली सबसाइड कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन कि द मदर हैज़ एक्सीडेड द टाइम पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी. ओके, सो ये कुछ कंडीशंस थे जिसकी वजह से वी कैन रूल आउट कि द मदर इज़ हैविंग पोस्ट मैच्योरिटी पीरियड. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में बहुत कॉमन इवैल्यूएशंस करके देखते हैं ये देखने के लिए कि बेबी मैच्योर हो चुका है या नहीं हुआ है, लाइक सोनोग्राफी, एमनियोसेंटोसिस या फिर द स्ट्रेट एब्डोमिनल एक्सरे. ओके, सोनोग्राफी करते हैं, एमनियोसेंटोसिस से ज़्यादा प्रेफरेबल आजकल सोनोग्राफी है बिकॉज ऑफ द नॉन इन्वेसिव इफेक्ट दैट द सोनोग्राफी हैज़, क्योंकि एमनियोसेंटोसिस के लिए इन्वेसिव प्रोसीजर करना पड़ता है, बट ये दोनों ही एप्लीकेबल है. इससे पता करते हैं द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, द एनालिसिस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड. सोनोग्राफी में पता करते हैं कि द लाई एंड द पोजीशन, द कंडीशन इनसाइड द यूट्रस, द अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ये सारी चीज़ें यहाँ भी पता करी जा सकती हैं. साथ ही साथ एक्सरे लिया जाता है एब्डोमेन का टू सी फॉर द डेंसिटी ऑफ द स्कल बोन्स ऑफ द बेबी. उससे भी पता चलता है कि बेबी मैच्योर हो चुका है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें हम इसलिए करके देख रहे हैं क्योंकि मैनेजमेंट में नाउ वी हैव टू अडॉप्ट एनी वन ऑफ द मेथड. हम मैनेजमेंट में देखेंगे कि ईदर इंडक्शन इज़ अडॉप्टेड और सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि वी कैन नॉट लीड, मतलब हम वेट कर चुके हैं 2 वीक्स तक वेट कर लिया, अब भी अगर लेबर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो देयर इज़ समथिंग दैट इज़ गोइंग रॉन्ग विद द टर्म ऑफ प्रेगनेंसी. तो इसीलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि अब बेबी को डिलीवर किया जाए, क्योंकि बेबी को डिलीवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा, जैसे जैसे जो सराउंडिंग यूट्रस का एनवायरनमेंट है वो बेबी के लिए अनफेवरेबल हो जाएगा, बेबी को डिस्ट्रेस हो सकता है, बेबी को हाइपोक्सिया हो सकता है, देन धीरे धीरे चांसेस ये भी हैं कि द बेबी कैन हैव मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी. ओके, सो इसलिए मैनेजमेंट में 2 चीज़ों को ऑप्शनल रखा जाता है. वन इज़ इंडक्शन ऑफ लेबर, आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ लेबर, एंड द सेकेंड थिंग इज़ सिजेरियन सेक्शन. इंडक्शन जो कराते हैं लेबर का, सो उसके लिए वो फेवरेबल है तब जब मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रहे हैं. पर अगर मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, जैसे पोस्ट मैच्योरिटी पीरियड आ गया है, बहुत सारे मदर्स जो पोस्ट मैच्योरिटी पीरियड में होते हैं उन्हें कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, उनका हेल्थ डिटोरिएट नहीं कर रहा होता, तो उस टाइम पे हम लेबर को इंड्यूस करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन, विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन. सो ये चीज़ें कराकर हम लेबर को इंड्यूस करा सकते हैं. एंड लकीली अगर कॉन्ट्रैक्शंस रिदमिक होंगे एंड द लेबर प्रोसेस इज़ ग्रेजुअली टेकिंग अप अ गुड पेस, तो बेबी आराम से वेजाइनल डिलीवरी से डिलीवर हो सकते हैं. इन केस मान लीजिए कि द मदर इज़ हैविंग अ कॉम्प्लिकेटेड स्टेज, तो उस
टाइम पे सिजेरियन सेक्शन को ही प्रेफर किया जाता है ताकि जल्द से जल्द बेबी को डिलीवर कराया जाए, ताकि मदर और बेबी दोनों की लाइफ को कोई प्रॉब्लम ना हो। स्पेशली यहाँ पे बेबी की जो लाइफ होती है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उन दोनों पे प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द मैनेजमेंट एंड द लास्ट थिंग वाज कॉम्प्लिकेशन एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। कॉम्प्लिकेशन कैन बी फीटल हाइपोक्सिया, फीटल डिस्ट्रेस, इट कैन बी मेकोनियम एस्पिरेशन। जब बेबी हाइपोक्सिक हो जाते हैं, गैस्प करते हैं, तो हो सकता है कि बेबी जो है this thing, all the waste products that is in the placenta, in the uterus, not in the placenta, sorry, in the amniotic fluid, बेबी उसे गैस कर लेते हैं और वो अपने ही मेकोनियम को क्या करते हैं, एस्पिरेट कर देते हैं एंड इट गोज़ इनटू द लंग्स एंड दैट कैन बी अ प्रॉब्लम ऑल्सो, बिकॉज इस वजह से भी हाइपोक्सिया, डिस्ट्रेस या फिर इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकते हैं। ओके, इसी तरीके से पेरीनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टालिटी है, एनी डिसेबिलिटी ऑफ और डेथ ऑफ द बेबी। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसको अवॉइड करने के लिए हम थॉरो डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन और मैनेजमेंट करते हैं ताकि तुरंत ही बेबी को क्या कराया जाए, डिलीवर कराया जाए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोस्ट मैच्योरिटी और पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। सो हमने टर्म से रिलेटेड अभी 2 डिसऑर्डर्स डील किए। वन वाज प्री टर्म प्रेगनेंसी एंड या फिर प्री टर्म लेबर, and the second one is post term pregnancy or post term labor या फिर post maturity labor. Okay, so this is all about this topic. आप इसको एक बार go through करिए and if you have any doubt you can ask me. Thank you.